अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है? अदरीस बेटे, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और कैसे हालात हैं आपके मौसम के? मौसम ठीक है? जीत की खुशी है? किस जीत की खुशी है भाई? मैं ठीक ठाक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अलीसा कह रही हैं कश्तियाँ चल रही हैं। चले। पेशावर में तो बहुत बारिशें हो रही हैं। हाँ, इधर लाहौर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आई एम गुड बेटे। आप सब खैरियत से हैं? चलें, बाकी बच्चे आते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बेटे ये डिस्कस किया था, दैट वाज फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो हम ज़रा इससे आगे मूव करेंगे। आपको पता है फोटो फॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हम लोगों ने डील किया था। ठीक है। अच्छा बेटे, कैसरा इजाज, मैंने इसको बेटे रीचेक किया है। ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से देखता हूँ। शायद आपके इंटरनेट की वजह से आपको फील हो रहा हो। चलेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको दो तरह के रिएक्शंस नज़र आते हैं जो कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं। एक है बेटे लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारे पास होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है। बेटे साइक्लिक में एटीपी प्रोड्यूस होता है। चलो जी, ये जो डार्क रिएक्शन होता है हम बेटे इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलने की वजह क्या है? दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट, उसकी वजह ये है कि ये लाइट को कभी भी डायरेक्टली यूटिलाइज ही नहीं करता। दैट इज वाई इट इज रेफर टू एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है। और ये बात याद रखना कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को डायरेक्टली हम लोग एसोसिएट कर रहे होते हैं विद रेफरेंस टू केल्विन मेल्विन। मतलब इसकी डिस्कवरी जो है वो केल्विन मेल्विन ने की थी, इस वजह से हम इसको बेटे केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज केल्विन साइकिल। और बेटे इसकी अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करें तो 1950 के अंदर थी। ठीक है। दैट वाज इन 1950। और ये 1950 के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हुए किया था। और इन साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था 1961 के अंदर। ठीक है। 1961 में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ठीक है जी। चलो। अच्छा, अब हम लोग इसकी स्टेजेस को देख लेते हैं, बिकॉज स्टेजेस से ही आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिराइव करते हैं। पहला हमारे पास बेटे इसमें स्टेज आ जाती है, दैट इज रिफर टू एज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सिंपल हम इसको बेटे कार्बन फिक्सेशन भी लेबल करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिडक्शन। यही इसकी मेन फेज होती है, इवन फोटोसिंथेसिस की मेन फेज यही होती है।
और तीसरी फेज इसमें होती है दैट इज रीजनरेशन। और बेटे ये जो रीजनरेशन हम लोग डील करते हैं दैट इज रीजनरेशन ऑफ प्रिकर्सर, एंड दैट प्रिकर्सर इज रिबिलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास तीन फेजेस हैं जिनको हम लोग डील कर रहे होते हैं। ओके चलो, बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ किस किस तरह से आपके पास रिलेट करती है, तो उसको मेंशन करेंगे। देखो बेटे, हमारे पास ना ये जो जितना भी प्रोसेस होता है ये सारा का सारा बेटे हो रहा होता है स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा में आपको पता है रिबिलोज बिसफॉस्फेट मौजूद होता है। स्ट्रोमा में क्या मौजूद होता है? रिबिलोज बिसफॉस्फेट। रिबिलोज बिसफॉस्फेट जो है बेटे, शोएब बेटे ये कर लें, इसके बाद आपको लास्ट पे केमियोस्मोसिस के बारे में एक कलेक्टिवली हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही केमियोस्मोसिस जो है वो हमें उधर भी नज़र आती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, चलो रिबिलोज बिसफॉस्फेट जो है बेटा ये हमारे पास कन्वर्ट होता है बेटे इनटू 6 कार्बन कंपाउंड। तो सपोज हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को डील करते हैं, अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड एक रिबिलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलती है तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। लेकिन बेटे ये 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास अनस्टेबल होता है, फौरी तौर पर टूटता है और 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास रिबिलोज बिसफॉस्फेट से 6 कार्बन कंपाउंड और फिर आपके पास 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड आ जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो आपके पास रिबिलोज बिसफॉस्फेट से 6 कार्बन कंपाउंड बनता है ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? रुबिस्को एक एंजाइम होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर कि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसके बेटा हमारे पास 2 एक्टिव साइट्स होती हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करता है तो साइकिल हमारे पास चलेगा केल्विन साइकिल, और अगर बेटे वो ऑक्सीजन को अटैच करेगा तो साइकिल चलेगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट विल बी रेफर्ड टू एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी फोटो रेस्पायरेशन हम इसको बोलते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये आपके पास 2 प्रोसेसेस हमारे पास चल रहे होते हैं जो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो हम बेटे इसको बोलेंगे रुबिस्को कार्बोक्सिलेज। ठीक हो गया, ये हमारे पास बिल्कुल पहली स्टेज होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हम तब इस वजह से भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दैट बिकम द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेटे हम क्या करते हैं यहाँ पे ज़रा 3 रिबिलोज बिसफॉस्फेट को डील करते हैं और 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड को डील करेंगे, तो इसके रिएक्शन से 3-6 कार्बन कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, और ये जब आपके पास टूटेंगे तो बेटे दे विल फॉर्म 6 3 कार्बन कंपाउंड। इससे हमारे पास 6 3 कार्बन कंपाउंड बनेंगे। ओके चलो, अब बेटे इन हमारे पास ये जो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है, और ये कितने हैं बेटा? दे आर 6 इन नंबर। ओके, ये बेटे हमारे पास क्या होता है? दे बेसिकली कन्वर्टेड, ये देखो ये हमारे पास बेटे एटीपी लेते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये बेटे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपाउंड कितने ले रहे हैं हम लोग? 6। तो बेटे यहाँ पर 6 ही एटीपी यूटिलाइज होंगे, 6 एटीपी यूटिलाइज होंगे, ये टूटेंगे, 6 एडीपी बनेंगे, और बेटे 6 आपके पास जो फॉस्फेट होंगे दे विल ऐड इनटू दिस। क्लियर? तो आपके पास ये बेटे हमारे पास जब यूज होगी तो 6 एटीपी से जो फॉस्फेट निकलते हैं ये इसके अंदर ऐड अप हो जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है? ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट होता है, याद रखना हर वो कंपाउंड जिसके पास 2 फॉस्फेट चले जाए ना उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये स्टेबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ से एक फॉस्फेट निकालता है, जैसे ही फॉस्फेट निकालता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड
3 फॉस्फेट, ये बेटे हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दानिश बेटे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में की में गलती है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास वो फॉर्म है, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट करें, हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। चलो, अगर 6 आपके पास बेटे ये 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट थे तो 6 ही ये होंगे ना, तो ये क्या करेगा, अपना एक फॉस्फेट रिलीज करता है। तो बेटे जैसे ही ये फॉस्फेट रिलीज करता है तो ये फॉस्फेट की जगह पे आ जाता है हमारे पास NADPH का हाइड्रोजन। NADPH जो होता है ये NAD के अंदर या NADP के अंदर कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन बेटे इसका ऐड होगा और फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कितने फॉस्फेट रिलीज होंगे, 6 फॉस्फेट रिलीज होंगे और 6 ही हाइड्रोजन बेटे इसमें ऐड हो जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पर 6 NADPH जो है वो मेंशन करते हैं, जिससे 6 NADP बनेंगे। ओके, तो ये बेटे हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहाँ से बेटे जब हम लोग फर्दर डील करते हैं तो इस रिएक्शन से आपके पास क्या होता है, G3P जो है वो 5 बच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक G3P जो है वो हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग 5 हैं बेटे ये हमारे पास कन्वर्ट होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि ये G3P, कितने G3P हैं, 5 हैं। ये G3P बेटे हमारे पास कन्वर्ट होते हैं रिबिलोज फॉस्फेट के अंदर, और रिबिलोज फॉस्फेट से ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं रिबिलोज बिस फॉस्फेट के अंदर। अब ये कहाँ पर कैसे क्यों हो रहा होता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। तो बेटे ये याद रखना कि यहाँ पर हमारे पास ये 3 रिबिलोज फॉस्फेट। अच्छा, अब ये बहुत आसान सा है, पहले तो इसकी प्रोडक्ट देखो ना, इसकी प्रोडक्ट जो है बेटे ये हमारे पास G3P है ना, जो कि क्या है, शुगर है, दैट इज अ शुगर, ठीक है। G3P को हम लोग बोलते हैं शुगर, ये हमारे पास शुगर है। अब यही शुगर बेटे आपके पास कन्वर्ट हो जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। हम ये कहते हैं कि इसकी प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी प्रोडक्ट में अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स को ऐड कर सकते हैं, और इसकी प्रोडक्ट में आप लोग फैटी एसिड्स को भी ऐड कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट ये तीनों तरह के ही मॉलिक्यूल्स बनाता है। कौन, ये G3P। अच्छा, अब ये 5G3P जो है ये बेटे आपके पास रिबिलोज फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। कैसे, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, और रिबिलोज आप लोगों ने पढ़ा था बेटे दैट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये देखो हम फर्ज कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ये पहला 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये दूसरा 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये बेटे तीसरा 3 कार्बन वाला कंपाउंड, एंड दैट इज 4 3 कार्बन वाला कंपाउंड, एंड देयर इज 5 3 कार्बन वाला कंपाउंड। आप लोगों ने जाइलोज पढ़ा होगा, आप लोगों ने ग्लूकोहेप्टोज पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने बेटे सीडोहेप्टिलोज पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डील कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है बेटा, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना तो इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से क्या होगा, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। तो यहां पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। अच्छा, एक और जब इसमें ऐड होगा, यानी कितने यूटिलाइज हो जाएंगे, 3। जब तीसरा आप इसमें ऐड करने लगोगे ना बेटा तो एक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होगा, और ये आपके पास 7 8 और 9 आगे फॉस्फेट लग जाएगा। तो पहला ये जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड होगा ये सेपरेट हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिबिलोज फॉस्फेट।
यानी हमारे पास एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड या रिबिलोज फॉस्फेट सेपरेट हो गया, बाकी हमारे पास कितने बचे, 4 कार्बन वाला कंपाउंड, 1 2 3 और 4। बाकी बेटे इसके साथ ये भी 6 मिलेंगे तो टोटल 10, और ये 10 जो है बेटे 2 के अंदर डिवाइड होंगे, तो आपके पास बेटे वो भी रिबिलोज फॉस्फेट एंड देन रिबिलोज फॉस्फेट। कितने रिबिलोज फॉस्फेट बने, 3 रिबिलोज फॉस्फेट बनेंगे। तो ये 3 रिबिलोज फॉस्फेट हम लोगों ने यहाँ पर डील किए। ये बेटे रिबिलोज फॉस्फेट फिर क्या करते हैं, आपके पास 3 एटीपी और यूटिलाइज करते हैं। एडीपी फॉस्फेट ऐड होगा, कितने, 3 कर रहे हैं, और बेटे आपके पास ये सारा का सारा जो है वो फिर रिबिलोज फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, आपकी बुक्स के अंदर तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ना ही हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये आपके पास बेटे इसमें रिएक्शन के अंदर क्यों आपके पास यूज़ हो रहा होता है, किस तरह से कन्वर्जन होती है, इसी वजह से इसको मल्टीपल रिएक्शन बोलते हैं। आपके पास यहां से सवाल नहीं आते, तो सवाल कहाँ से आते हैं देखते हैं। पहले इसको ज़रा क्लासिफाई कर लेते हैं बेटे। हमारे पास ये 3 फेजेज हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। दूसरी है बेटे हमारे पास रिडक्शन, और तीसरी है बेटे हमारे पास रीजेनरेशन। 3 फेजेज आ गए, ठीक है। अच्छा, अगर वो सवाल पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज कौन सी है, तो रिडक्शन जो है बेटे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अंदर ही आप लोग मैक्सिमम रिएक्शंस को देखते हो। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का सबस्ट्रेट कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का सबस्ट्रेट होगा रिबिलोज फॉस्फेट। ज़रा ऊपर चलो, हम लोग ऊपर चलते हैं, और इसमें बेटे ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को डील कर रहे हैं ना, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, यहाँ पर आपके पास आता है इसका सबस्ट्रेट। तो इसका सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होगा, इसका सबस्ट्रेट होता है बेटे रिबिलोज बिसफॉस्फेट। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, तो इसकी प्रोडक्ट आपने बतानी है देयर इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। फिर रिडक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज होती है, और रिबिलोज फॉस्फेट के अंदर बेटे ये आपके पास रीजेनरेट हो जाता है। सो दैट इज समथिंग जो कि हम बेटे इसके साथ ऐड कर रहे होते हैं। हाँ, सवाल आपके पास कहाँ पर बनता है, सवाल ये बनता है भाई कि ये जो आपके पास पूरा का पूरा रिएक्शन है ना, इसमें एटीपी कितने यूज होते हैं, इसमें NADPH कितने यूज होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने यूज होते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट वन, कि आपके पास भाई ठीक है। चलो, दो फॉस्फेट बेटे, ये जो हमारे पास इरफान कुरैशी, 2 फॉस्फेट जो निकलेंगे ना, वो 2 फॉस्फेट आपके पास रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, वो 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। ओके, चलो ये देखो आपके पास बेटे बड़ा सिंपल सा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, 3 2 और 1। ये जो 3 है दैट इज शोइंग ATP, ये जो 2 है बेटे दैट इज शोइंग NADPH, और ये जो 1 है दैट इज शोइंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर वो कहता है हमारे पास कि भाई 5 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुए हैं, 5, तो 5 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 15 ATP आएंगे, यानी उसमें केल्विन साइकिल के दौरान कितने ATP यूटिलाइज हुए, 15। NADPH की बात करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ओके, तो बेटे ये हम लोग यहाँ पर डील कर रहे होते हैं, ये वो वाला पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपने इसको डील करना है मेनली, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर डील करें कि भाई वो आपके पास यूज कर रहा है, सपोज लेट्स से
वो कहता है जी आपके पास भाई 7 कार्बन है, ठीक है, वो फिक्स हुए हैं, या 7 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुए हैं, तो एटीपी कितने यूटिलाइज होंगे, 21 एटीपी यूटिलाइज होंगे। अगर ये NADPH की बात करेगा तो 14 NADPH बेटे इसमें यूटिलाइज होंगे, ठीक है, और 7 कार्बन डाइऑक्साइड बेटे इसमें यूटिलाइज होंगे, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH और ATP को डील करता है। चलो बिल्कुल बेटे अली, हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर वो कहता है जी हमारे पास ना 8 कार्बन फिक्स किए हैं आपने, फर्ज कर लो हम यहाँ पर लिखते हैं 8 कार्बन, 8 कार्बन फिक्स हुए। अगर 8 कार्बन फिक्स होते हैं बेटे, तो 8 कार्बन फिक्स होने से हमारे पास कितने एटीपी केल्विन साइकिल के अंदर यूज करोगे, बताओ। यहां पर क्या 8 कार्बन फिक्स कर रहे हो, ठीक है, या 8 कार्बन वाली फर्ज करो, वो ये कहता है कि शुगर बनती है। जी जी निम्रा बेटे, ये बात बिल्कुल सही है, फिक्स्ड नहीं होते, वेरी करते हैं, हमेशा वो बताएगा कि कितने कार्बन फिक्स हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वही बताएगा। अब देखो वो कहता है ना 8 कार्बन की फिक्सेशन या 8 कार्बोनिल शुगर बनती है, इट मीन्स 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास एटीपी कितने आएंगे, 24 एटीपी। 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे, 16 NADPH, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो कि बेटे आपके पास क्वेश्चन बनता है, जिसको हम लोग रिलेट करते हैं, हो जाएगा। चलो कोई भी, अब इससे आप लोग जो है ना कोई भी क्वेश्चन को पिक कर सकते हो रिगार्डिंग केल्विन साइकिल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो आपने बेटे क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। मतलब 3 2 1, 3 के साथ लिखोगे ATP, 2 के साथ लिखोगे NADPH, ठीक है, और 1 जो है बेटा ये हमारे पास कार्बन को शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग कार्बन। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे हम लोग पहले रेस्पिरेशन को डील करेंगे, फिर लास्ट पे ना केमियोस्मोसिस सबकी ही ऐड कर लेंगे। वैसे केमियोस्मोसिस आपको LMS के ऊपर भी वो काफ़ी अच्छी जो है वो मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर तो डिस्कस कर ही रहे हैं बेटे। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन जो है ये बेटे आपके पास इस वजह से इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर सेल को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना बेटे, वो हमारे पास यही फिनोमिना देता है। ये पढ़ा हुआ है आपने, रेस्पायरेशन जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, और बेटे उसी से ही आपके पास ये एनर्जी आती है। एंड दिस रेस्पायरेशन रिएक्शन कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम बेटे इसको एरोबिक भी लेबल कर रहे होते हैं। एरोबिक तब लेबल करेंगे जब बेटे हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। इसको एन एरोबिक तब बेटे मेंशन करेंगे जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेल ही नहीं कर रहे और सेल जो है ऑक्सीजन के बगैर ही रेस्पायरेशन कर रहा है, तब हम इसको एन एरोबिक बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये जो एन एरोबिक होती है दैट इज ऑल्सो बेटे रेफर टू एज फर्मेंटेशन, इसको हम लोग फर्मेंटेशन भी लेबल करते हैं। यही बेटे फर्मेंटेशन जो है ये हमारे पास फर्दर क्लासिफाई होती है 2 कैटेगरीज के अंदर अपॉन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ये फर्मेंटेशन बेटे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें C2H5OH बनता है जो कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। ये बेटे हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है, और ये जो लैक्टिक एसिड होती है ये आपके पास C3H4O3 हम लोग मेंशन करते हैं। ये लैक्टिक एसिड ज़्यादातर बेटे मसल्स के अंदर स्टोर होता है, और इसी की वजह से होती है मसल फैटीग, ठीक हो गया। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे हार्ट की बात करते हैं, आपका दिल जो है, इस हार्ट के मसल में मसल फटीग क्यों नहीं होती, इसमें फटीग क्यों नहीं होती, बताओ।
बताओ भाई, इसमें फटीग क्यों नहीं होती? वाई देयर इज नो फटीग सीन इन हार्ट मसल? आपके दिल के मसल में फटीग क्यों नहीं हो रही होती? बिकॉज दे आर मायोजेनिक। बेटे हार्ट मायोजेनिक ही है, मसल ही है शायान बेटे, ये मसल है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सवाल ये है कि ये एन एरोबिक की तरफ या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्यों शो नहीं करता? सना अब्बासी बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो दो चीज़ें बेटे आपने याद रखनी है। एक तो ये इन्होंने जो बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक तो बेटे इनके नंबर ज़्यादा होते हैं, दूसरा यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। नंबर भी ज़्यादा होते हैं और बेटे साइज भी बड़ा होता है। क्लियर? तो ये बेटे आपके पास अल्कोहलिक, और ये मेंशन करते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को। ओके, चलो हमारे पास ना अगर ये पूछेगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी देती है, क्यों? दैट गिव्स मोर एनर्जी। ठीक है, जबकि एन एरोबिक जो है बेटे ये हमारे पास लेस एनर्जी देता है। ठीक हो गया? अच्छा, उसकी वजह क्या है बेटे? बड़ी सिंपल सी वजह है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा टूटते हैं, जबकि एन एरोबिक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम टूटते हैं। तो जिसके पास बेटे ज़्यादा टूटेंगे वही आपके पास ज़्यादा एनर्जी देगा ना। ओके, तो इसी वजह से जब भी हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटे ये डील करते हैं इसकी के इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है। देखो, आप ग्लूकोज को ऐड करोगे, ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज हमारे पास मेन सोर्स है ना। चलो फर्ज करो हम ये कहते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज आ गया। तो बेटे ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ओके हो गया, प्लस हम इसमें 36 ATP की बात करते हैं, सॉरी ADP यहां पर बनेंगे 36 ADP। ओके, और बेटे यहां पर 36 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होते हैं, एंड जब भी ये रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगी? आपके पास प्रोडक्ट आती है बेटे जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 ही बेटे इसमें वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस इसके अंदर हम लिखते हैं 36 ATP बन रहे होते हैं। दैट इज शोइंग बेटे एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 36 ATP जो हैं ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन को शो करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जब ऑक्सीजन जाती है तो ये देखो, ये जो ग्लूकोज है इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटे और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट गया। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट रहा है तो इट मीन्स कि वो आपके पास कंप्लीटली उसके बॉन्ड को रिलीज कर रहा है, उसमें से एनर्जी निकाल रहा है, और वही एनर्जी जो है बेटे वो आप लोग यूटिलाइज करते हो। ओके, चलो यहाँ पर बेटे जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हम उसको डील करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटे आपके पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, जिसमें से सबसे पहला रिएक्शन दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एन एरोबिक दोनों में होता है तो बिल्कुल बात सही है बेटे, ये एरोबिक में भी होता है, ये हमारे पास एन एरोबिक में भी होता है। ठीक है, अच्छा फिर अगर वो आपसे पूछे ये रिएक्शन होता कहां पर है, दैट रिएक्शन इज अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, और बेटे ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, इस पे ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, इसी वजह से हम इसको डील करते हैं। ठीक है जी, चलो अब बेटे ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन को हम लोग पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं।
दैट इज PAO, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। तीसरा बेटे हमारे पास आ जाता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, दैट इज क्रेब्स साइकिल। और चौथा बेटे हमारे पास आ जाता है देयर इज रेस्पिरेटरी चेन, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है और वहीं पर केमियोस्मोसिस होती है जो कि एटीपी बनाएगी। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास बेटे, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। चलो ग्लाइकोलाइसिस को डील करते हैं। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी आप लोग क्लासिफाई कर रहे होते हो, सॉरी स्टेप्स के अंदर। जैसे ये ग्लाइकोलाइसिस है, तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए हम ये भी टर्म यूज करते हैं कि ये 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है ये तोड़ता है 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। या हम इसको यूं भी कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या करती है, ये बेटे ग्लूकोज को तोड़ती है और बना देती है पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड कितने पायरोविक एसिड बनाती है? 2 पायरोविक एसिड। ये रिएक्शन कहाँ पर है? ग्लाइकोलाइसिस को ही बेटे हम लोग ये जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। अगर ग्लाइकोलाइसिस की फेजेस को आप लोग देखोगे तो बेटे 2 फेजेस आती हैं, जिसमें पहली फेज जो होती है दैट इज नॉन एज प्रेपरेटरी फेज। ये हमारे पास बेटे प्रेपरेटरी फेज कहलाती है। दूसरी फेज जो है वो हमारे पास कहलाती है दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। तो चलो पहले हम लोग प्रेपरेटरी फेज को देखते हैं। प्रेपरेटरी फेज के अंदर बेटे जो मेन कंपोनेंट है सबस्ट्रेट है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज। नाउ दिस ग्लूकोज जो है ये बेटे हमारे पास कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम रिक्वायर होगा? बिल्कुल होगा बेटे। हम उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? दैट एंजाइम विल बी रेफर टू एज हेक्सोकाइनेज। ये बेटे हमारे पास कहलाएगा हेक्सोकाइनेज, 6 कार्बन वाला। ज्यादा स्पेसिफिक करोगे तो इसको बेटे ग्लूकोकाइनेज भी बोलेंगे। और ये क्या कर रहा है? ये बेटे यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज कर रहा है। एटीपी तोड़ेगा, यहाँ से बनेगा एडीपी और फॉस्फेट जो है बेटा ये इसमें ऐड हुआ, तभी आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है बेटा ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो बेटे ये बताओ कि ये हमारे पास यहाँ पर कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होगा? बिल्कुल होगा। और उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? फॉस्फो हेक्सोज काइनेज, सॉरी आइसोमेरेज, क्योंकि ये आइसोमर्स बन रहे हैं ना, आइसोमेरेज हो गया। और यहां पर हम लोग फर्दर जब डील करते हैं तो यही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बेटे आपके पास कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर बेटे कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि यहां पर एक और बेटे एटीपी यूटिलाइज होता है और इससे बनेगा एडीपी और बेटे फॉस्फेट जो है वो इसमें ऐड होता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर किसी के पास 2 फॉस्फेट होते हैं तो बेटे वो आपके पास हाईली अनस्टेबल हो जाता है। और ये भी अनस्टेबल है, लेकिन पहले इसका एंजाइम लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेटे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बोलते हैं। यही फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बेटे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इस्तेमाल होता है एज अ एलोस्टेरिक एंजाइम। और एटीपी जो हैं वो बेटे इसको क्या करते हैं?
इनहिबिट करते हैं। ठीक है, चलो ये फ्रुक्टो 1,6 फॉस्फेट जो होता बेटा ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से दैट विल ब्रोकन डाउन इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड, जिसमें बेटे आपके पास एक आ जाएगा G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है जी। अब ये दोनों बेटे एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। यहाँ पे कोई वाटर ऐड हुआ है नहीं, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं एल्डोलेज। और टूटेगा यहां पर जो एंजाइम होगा बेटे इसको बोलते हैं फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। बहुत आसान सी बात है बेटा, आपके पास फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज आप लोगों ने पढ़ा है कि ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बेटे इसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो अब ये देखो प्रेपरेटरी फेज हमारे पास ना यहाँ पर खत्म होती है। हम ये इसको ऐड कर सकते हैं कि प्रेपरेटरी फेज, अगर स्पेसिफिकली प्रेपरेटरी फेज की बात करें तो ये जो आपके पास ग्लूकोज होता है ये सबस्ट्रेट होता है किसका, प्रेपरेटरी फेज का। और ये बेटे दोनों प्रोडक्ट्स हैं किसकी, प्रेपरेटरी फेज की। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हम लोग जब भी ऐड करेंगे तो आपने याद रखना है कि सबस्ट्रेट इसका क्या होता है, ग्लूकोज, और बेटे इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, 2-3-3 कार्बन वाले कंपाउंड। ओके, चलो आगे चलते हैं बेटे। हमारे पास यही जो दो कंपाउंड हम लोगों ने बनाए हैं, जैसे ये हमारे पास आ गया G3P, ठीक है जी, और एक है बेटे ये दोनों चूंकि आइसोमर्स हैं, दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है जी, ये दो हमारे पास 3 कार्बन वाले कंपाउंड है। अच्छा, इरफान कुरैशी पूछ रहे हैं सर सेकंड एटीपी ग्लूकोज पे डायरेक्ट अटैच क्यों नहीं करते। बेटे ग्लूकोज के पास ऑलरेडी वो जस्टिफाइड है, जब आप उसकी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन देखते हो ना तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है वो हाइड्रोजन उसके एंड्स पे मौजूद है, इस वजह से वो नहीं कर रही होती। ठीक है, उसको रिमूव करना पड़ता है। चलो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों जो है बेटे ऑलमोस्ट सेम तरह के रिएक्शन शो करते हैं। यानी यहां पर आप लोग देखोगे तो पहले तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड होगा। कौन सा फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक यहां पर और एक ही बेटे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा दे विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3, ठीक है, दो आपके पास आ गए ना फॉस्फेट, तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमारे पास क्या बना बेटे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। सेम फॉर दिस, यहां पर भी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो बेटे ये 2-3-3 कार्बन वाले कंपाउंड बन गए। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम हमारे पास इस्तेमाल होगा। दोनों में कॉमनली एंजाइम इस्तेमाल होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। क्यों, ये देखो पहला तो ये ट्रायोज है, ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज की टर्म इस वजह से यूज की जाती है क्योंकि बेटे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो फॉस्फेट ऐड होगी। यही वजह है कि यहां पर बेटे हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर ये मेंशन करते हैं कि NAD जो होता है वो हाइड्रोजन को पिक करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। ठीक है, सेम फॉर हेयर, यहां पर भी NAD जो है ये हाइड्रोजन पिक करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। ओके, दो NADH जो है वो यहां पर हमारे पास बन गए। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट होता है ना बेटे, ये क्या करता है, ये हमारे पास बेटे फौरी तौर पर अनस्टेबल होने की वजह से फॉस्फेट रिलीज कर देता है। यहाँ पर एंजाइम भी इस्तेमाल होता है, उसको भी लेबल करते हैं।
लेकिन पहले ये देख लो कि ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है जी। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें भी देखो एक फॉस्फेट कम है, वो कैसे कम होगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज यहां पर एंजाइम होता है। कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ये क्या करेगा बेटे, ये जब इसमें से फॉस्फेट निकालता है ना, तो फॉस्फेट निकालने की वजह से यहां पर आप लोग देखोगे कि ADP जो होता है वो उस फॉस्फेट को पिक करता है और कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। सेम फॉर हेयर, ADP जो है वो बेटे फॉस्फेट को पिक करता है और कन्वर्ट हो जाता है किस में? ATP के अंदर, ठीक है। तो ये दो ATP जो है वो हमारे पास यहां पर बनते हैं। तो ये था कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है बेटा ये हमारे पास फर्दर कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। देयर इज कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये म्यूटेशन हुई है, तो एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। ये बात याद रखिएगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस या ग्लिसरिक एसिड म्यूटेस भी बोलते हैं। म्यूटेस का मतलब होता है म्यूटेशन करने वाला। ये बेटे आपके पास इसकी पोजीशन को भी चेंज करेगा, इसको ट्रांसपोजिशन एंजाइम भी बोल रहे होते हैं। ओके, फिर बेटे हमारे पास ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ये दोनों यहां पर फॉस्फिनाइल पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? फॉस्फिनाइल पायरोवेट। ठीक हो गया बेटे। तो ये हमारे पास फॉस्फिनाइल पायरोवेट। यहां पर एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है? यहां पर एंजाइम इस्तेमाल होता है एनोलेस। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है कि यहां पर वाटर ऐड होता है कि वाटर रिमूव होता है? बताओ जरा मुझे, क्या ये एनोलेज वाटर ऐड करवाता है कि वाटर रिमूव करवा रहा होता है? जल्दी बताओ, क्या ये वाटर ऐड करवाता है कि वाटर रिमूव करवाता है? अच्छा जी, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि वाटर रिमूव करवाता है, और बिल्कुल हम इसी बात को मान लेते हैं, रिमूव करवाता है। इस वजह से हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी मेंशन करते हैं, या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेम फॉर हेयर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब बेटे ये फॉस्फिनाइल पायरोवेट जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। सेम फॉर हेयर, ये भी बेटे पायरोवेट। तो पायरोवेट एंड प्रोडक्ट होती है हमारे पास किसकी? ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहां पर कौन सा एंजाइम होगा? यहां पर होता है पायरोवेट काइनेज। अब ये बेटे पायरोवेट काइनेज फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाएगा ना, तो ADP उस फॉस्फेट को पिक करेगा और बेटे कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर। सिमिलरली यहां पर भी ADP उसको पिक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर कितने बेटे हमारे पास ATP बने हैं? बताओ कितने ATP बने हैं? अगर हम इसकी बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके अंदर ATP प्रोडक्शन जो होती है, वो टोटल ATP जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं दे आर 4 इन नंबर। ठीक है, अच्छा अगर इसमें ATP यूटिलाइजेशन की बात करें, ATP यूटिलाइजेशन या ATP यूज्ड, वो होते हैं 2। अगर हम यहाँ पर नेट ATP की बात करें, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर नेट ATP प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो टोटल कितने थे? 4।
माइनस कर दोगे बेटा यूज्ड, तो 4 में से माइनस करो 2 को, बाकी क्या बचता है 2, यानी ये नेट एटीपी प्रोडक्शन जो है ग्लाइकोलाइसिस के लिए वो आपके पास 2 एटीपी आएगा। और ये बात याद रखना, यहाँ पर जितने भी एटीपी हम लोग डील कर रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे बेटे एटीपी होते हैं कौन से वाले, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनने वाले। ये बन रहे होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी जो फॉर्मेशन होती है ये सारी की सारी बेटे कौन सी है, दैट इज बिकॉज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बेटे ये आपके पास बन रहे होता है। ठीक है, और उस वाला रहे बिल्कुल सही कह रही हैं, इसके साथ 2 NADH भी बनते हैं, वो हमने बिल्कुल स्टार्ट में ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज में पढ़ा है। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन चल रहा होता है वो कौन सा रिएक्शन है बेटे, ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ गई पायरोवेट। ठीक है, और ये पायरोवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होगा। ठीक है, वहीं पर लिंक रिएक्शन चलेगा, वहीं पर लिंक रिएक्शन चलेगा, और ये हमारे पास या तो लिंक रिएक्शन कहलाता है, अगर लिंक रिएक्शन आप इसको नहीं बोल सकते तो बेटे ये हमारे पास मेंशन किया जाता है पायरोविक, यहाँ पे लिख देते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसको बेटे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको बेटे ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ट्रांजिशन रिएक्शन कौन सा है, तो बेटे ये लिंक रिएक्शन होता है। लिंक या लिंक रिएक्शन का ही दूसरा नाम ट्रांजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटे, इस पायरोविक एसिड का फॉर्मूला बना लेते हैं। सपोज कार्बन कार्बन फिर से आ गया कार्बन। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास बेटे इसमें कार्बन हम लोगों ने मेंशन किए हैं, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, तो ये देखो इसके यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर बेटे O और OH, क्लियर, और यहाँ पर बेटे H H और H यानी CH3 भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। ये कितने कंपाउंड बने थे, 2। ठीक है, 2 पायरोविक एसिड बने थे। अब ये पायरोविक एसिड जो हमारे पास बने हैं बेटे, इन पायरोविक एसिड ने, ये देखो इन पायरोविक एसिड ने बेटे अटैच होना है कोएंजाइम ए के साथ। सो वी कैन ऐड ओवर हेयर प्लस लिख देते हैं कोएंजाइम ए, तो 2 कोएंजाइम ए यूज करेगा, और ये बेटे हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस कंपाउंड के अंदर, 2 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर ये कन्वर्ट होता है। सो हम यहाँ पर एक ये और एक बेटे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं CH3, और इस जगह पर हमारे पास अटैच होता है कोएंजाइम ए। ठीक है, तो जब इसके साथ आप बैलेंस करते हैं तो ये बन जाता है एसिटाइल को ए। दिस कंपाउंड विल बी रेफर टू एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल को ए बना। अच्छा, अब इस एसिटाइल को ए के साथ बेटे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी होंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी होंगे। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने याद रखना है, जहां जहां डी कार्बोक्सिलेशन होगी ना, जहां जहां क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन, वहां वहां बेटे आपके पास NADH लाजमी बनेगा, NADH लाजमी बनेगा। ठीक है, अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा NADH नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटे यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ डिहाइड्रोजिनेशन भी होती है, और ये जो हमारे पास 2NAD+ होता है ना बेटे, ये आपके पास इसके हाइड्रोजन को पिक करता है,
एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2NADH, ठीक है। और ये NADH जो है वो अच्छी खासी एनर्जी है। वही एनर्जी आपको पता है अगर रेस्पिरेटरी चेन के अंदर एंटर होगी तो उसको आप लोग यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो लिंक रिएक्शन होता है इसकी प्रोडक्ट होती है एसिटाइल को ए। यही एसिटाइल को ए बेटे हमारे पास एंटर होता है किसमें, क्रेब्स साइकिल के अंदर। चलो अब जरा हम लोग क्रेब्स साइकिल को देख लेते हैं। बेटे ये जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल होता है ये बेटे एसोसिएटेड होता है किसके साथ, इसको डिस्कवर किया था हेंस क्रेब ने, ठीक है। कब डिस्कवर किया था बेटे, दैट वाज अबाउट 1930। हेंस क्रेब के साथ ये एसोसिएटेड है और दैट इज अबाउट 1930, ठीक है। इसको बेटे हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज सिट्रिक एसिड साइकिल। चलो अगर ये बात करते हो तो इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके हो गया, ये हमारे पास क्या है, क्रेब साइकिल। चलो पहले तो हम लोग इसमें जनरल देखेंगे कि जनरली क्रेब साइकिल क्या है, उसके बाद इसमें एडिशन करेंगे, पहले वो जो आपको आता है, ठीक है। चलो कौन सा साइकिल है बेटे हमारे पास, दैट इज क्रेब्स साइकिल। और हम बेटे इसको कुछ यूं बना लेते हैं, ओके हो गया। चलो अब क्रेब साइकिल के अंदर आपको पता है हमारे पास बेटे ये जो सबस्ट्रेट होता है इसका वो कौन सा होता है, क्रेब साइकिल का सबस्ट्रेट याद रखना, क्रेब साइकिल का सबस्ट्रेट हमारे पास होता है बेटे दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। कौन सा है, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। इसको हम O और ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट बेटे 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। और इस 4 कार्बन वाले कंपाउंड ने कन्वर्ट होना होता है हमारे पास एक 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। ये जो बेटे 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जो कि यहाँ पर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सिट्रेट। क्या नाम देते हैं बेटे हम इसको, दैट इज सिट्रेट। 6 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है, कार्बन मेंशन करते हैं। ये हमारे पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड और ये बेटे हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन वाला 6 कार्बन वाले में कैसे कन्वर्ट होगा, जब भी बेटे एसिटाइल की बात करें तो एसिटाइल इसमें ऐड होगा 2 कार्बन वाला और इससे बेटे रिलीज होता है को एंजाइम ए, ठीक हो गया। तो को एंजाइम ए जो है बेटे ये इसमें से हमारे पास सेपरेट हो जाता, ओके हो गया। यही आप लोगों ने पढ़ा है ना। चलो बिल्कुल आप इसको RCT करें जो मर्जी करें बेटे, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसको हम लोग लास्ट पे देखेंगे। चलो दैट इज समथिंग जो कि हम लोगों ने सिट्रेट तक पढ़ा है। चलो सिट्रेट से आगे बेटे हमारे पास बनता है आइसो सिट्रेट। अच्छा अब ये जो बाकी आप लोग बुक्स देखोगे ना तो वहां पर इसके दरमियान इंटरमीडिएट भी है, उसको भी हम लोग डील करेंगे, लेकिन पहले वही जो इसका जनरल है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा दैट इज आइसो सिट्रेट, दैट इज आइसोसिट्रेट। नाउ यू कैन से दैट कि चूंकि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, तो ये बेटे आइसोमेरेज एंजाइम यहां पर इस्तेमाल होता, ओके। चलो आइसोसिट्रेट से बेटे हमारे पास फिर बन रहा होता है देयर इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट, हम इसको बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बेटे हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ये बेटे हमारे पास कितने कार्बन वाला कंपाउंड है,
दैट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये देखो, अब 6 कार्बन वाले कंपाउंड से जब इसने कन्वर्ट होना है 5 कार्बन वाले कंपाउंड में, तो यहां से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोक्सिलेशन। अगर डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो इसके नतीजे में हम ये पढ़ते हैं कि NAD जो होता है बेटा, ये कन्वर्ट होता है NADH के अंदर, ठीक है, NADH के अंदर। यही हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये आपके पास जब जब डी कार्बोक्सिलेशन होगी तब तब NADH बनेगा। ओके, चलो फिर बेटे हमारे पास ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है, इसको मल्टीपल रिएक्शंस में हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल एरोज नजर आते हैं, जो कि इस बात की निशानी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक हो गया। और हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेटे मेंशन करते हैं, दैट इज रेफर टू एज सिट्रेट, सॉरी सक्सीनेट, ये हमारे पास आएगी सक्सीनेट, ठीक है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जब सक्सीनेट बन रहा होता है, यानी यहां पर भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यहां पर भी बेटे अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो हाइड्रोजन भी तो निकलेगा ना। तो NAD जो है बेटा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH। तो बेटे 2 NADH हमारे पास बन गए, ठीक है बेटे। सिस एकोनिटेट हम बताते हैं, पहले मैंने कहा कि हम इसको जनरली देखते हैं कि ये आपके पास कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड हो रही होती। अब ये बेटो देखो, हमारे पास ये जो सक्सीनेट होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट, ठीक है, फ्यूमारेट, ये हमारे पास कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट के अंदर। और फ्यूमारेट भी बेटे सक्सीनेट की तरह से ही 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। और ये फ्यूमारेट बेटे हमारे पास जब कन्वर्ट होता है ना इनटू मैलेट, तो उससे पहले हम यहाँ पर रिएक्शंस देखते हैं कि सक्सीनेट से फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्जन के दौरान बेटे FAD जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ इट। और बेटे यहां पर फिर हम मेंशन करते हैं मैलेट को, तो ये आपके पास मैलेट से फिर ऑक्सैलो एसीटेट, जब ये आपके पास कन्वर्ट होता है तो यहां पर भी बेटे हमें नजर आता है कि एक और NAD जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू NADH। लेकिन बेटे यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर हम यहां पर बनाते हैं। अच्छा, इसी के साथ ना एक और चीज जो आप लोगों ने बेटे ऐड करनी है, वो ये कि ये जो हमारे पास क्रेब साइकिल आता है ना, इस क्रेब साइकिल में मल्टीपल रिएक्शन वाली साइड के ऊपर यहाँ पर आप लोग देखते हो कि GTP जो होता है ये कन्वर्ट भी होता है और रीजनरेट भी होता है, GDP प्लस फॉस्फेट। और इसके दौरान बेटे यहाँ पर एक ATP बनता है। ये जो ATP की प्रोडक्शन बेटे यहाँ पर हो रही होती है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन, ठीक है। चलो ये हमारे पास बेटे आ जाता है सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल जो ATP फॉस्फोराइलेशन होती है, ये मैंने एक और जगह पर बताई, दैट इज बेटे एट द लेवल ऑफ, कहाँ पर पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एडिशन कौन कौन सी आप लोग कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब भी ये साइकिल चलेगा तो इस साइकिल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं, ठीक है। उन रिएक्शंस में एक तो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के दरमियान में सिस एकोनिटेट बनता है, ठीक है। तो हम यहां पर इंटरमीडिएट लिख रहे हैं सिस एकोनिटेट, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास
जो 6 कार्बन का कंपाउंड है ना सिट्रेट, ये सिस एकोनिटेट के अंदर बनता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट के अंदर। अच्छा, अब ये कैसे होगा, यहां पर बेटे इंपॉर्टेंट है, ये सिट्रेट से जब वाटर निकलेगा ना H2O, डिहाइड्रेशन होगी तो सिस एकोनिटेट, और जब बेटे इसके अंदर वाटर ऐड होगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। ठीक हो गया। तो ये बेटे हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। एक और वाटर मॉलिक्यूल आप लोगों ने ऐड करना है, वो बेटे फ्यूमारेट से जब हम लोग मैलेट को बना रहे होते हैं ना, तो यहां पर भी वाटर को हम लोग डील कर रहे होते हैं। ओके हो गया। चलो एक और टर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज बेटे सक्सिनाइल को ए। तो सक्सिनाइल को ए जो है हम उसको मेंशन कर लेते हैं यहां पर। ये सक्सिनाइल को ए बेटा ये यहां पर ऐड भी होगा सक्सिनाइल की जगह पर, और फिर कोएंजाइम ए जो है वो यहां पर बाद में रिलीज भी हो जाता है। सो दैट इज बेटे क्रेब्स साइकिल, जो कि हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये कहां पर हो रहा होता है, दैट इज अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। अच्छा, सबस्ट्रेट लेवल बेटे ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उसमें जब हम लोगों ने डील किया था ना, अगर आपके पास एलएमएस पे हैं तो वहां पर हम लोगों ने इसको डील किया था कि ये आपके पास रिएक्शन बनाता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबस्ट्रेट लेवल है, आपके पास ये क्रेब साइकिल के ऊपर सबस्ट्रेट लेवल होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे लास्ट पे आ जाती है रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, देयर इज रेस्पिरेटरी चेन। ये जो बेटे रेस्पिरेटरी चेन होती है ना, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, यानी सपोज ये हम बात करते हैं दैट इज क्रिस्टे, तो इस क्रिस्टे पे हो रही होती है। क्रिस्टे किस चीज का बना होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, क्योंकि मेम्ब्रेन का हिस्सा है ना। अच्छा, तो यहां पर बेटे कौन कौन सी चीजें आती हैं, यहां पर हमारे पास आ जाता है को एंजाइम क्यू, इसको थोड़ा सा हम जरा थिक लिखेंगे, दैट इज को एंजाइम क्यू। ठीक है, फिर बेटे साइटोक्रोम्स आ जाते हैं, साइटोक्रोम बी, फिर बेटे हमारे पास आ जाता है साइटोक्रोम सी, फिर आ जाता है बेटे साइटोक्रोम ए, और फिर आ जाता है साइटोक्रोम A3, और लास्ट एक्सेप्टर जो होता है बेटा वो हमारे पास होता है ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक रेस्पिरेटरी चेन को हम लोग डील करते हैं। यही रेस्पिरेटरी चेन बेटे एटीपी बना रही होती है। अब रेस्पिरेटरी चेन के अंदर आप लोग जब इसको मेंशन करते हो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये रिलीज करता है, तो आपको NADH और FADH2 को देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे NADH हमारे पास एक क्रेब साइकिल से कितने बने थे, 3। ठीक है, एक ग्लूकोज से कितने क्रेब साइकिल चलेंगे, 2। एक ग्लूकोज से 2 क्रेब साइकिल चलते हैं। ठीक है, तो चलो हम बेटे यहां पर अगर NADH की बात करते हैं, तो NADH से NAD के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा, एक तो प्रोटॉन बनेंगे, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है कोएंजाइम Q के पास। यहां पर एंजाइम होता है जिसको कॉम्प्लेक्स 1 भी बोलते हैं, यहाँ NAD जो है वो ऑक्सीडेज भी बोल रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कोएंजाइम Q के पास, और इसके नतीजे में यहां पर बेटे ATP बनता है, एक ATP यहां पर बन रहा होता है। फिर यही इलेक्ट्रॉन जब आपके पास बेटे मूव करते हैं कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से बेटा C की तरफ, देयर विल बी द फॉर्मेशन एंड ऑफ एन अदर ATP बेटे, जो कि यहाँ पर आती है। फिर हमारे पास बेटे साइटोक्रोम C से
साइटोक्रोम ए के पास और ए से बेटे A3 के पास, और लास्ट पे जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं तो साथ ही साथ आपको पता है ये ऑक्सीजन जो है इसको पिक करती है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड देयर विल आल्सो बी 1 ATP फॉर्मेशन। तो बेटे हम ये लिखते हैं कि एक NADH जो होता है ये हमारे पास 3 ATP बनाता है, 3 ATP। ठीक है, चलो अगर हम लोग FADH2 की बात करते हैं तो बेटे FADH2 जो होता है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है FAD के अंदर, इलेक्ट्रॉन अगेन इसके पास आएंगे तो ये भी यहाँ पर भी एंजाइम होता है, और जब भी बेटे हम लोग यहाँ पर इसको डील करते हैं तो अब ज़रा इलेक्ट्रॉन इसके बना लेते हैं। ठीक है, फर्ज करो हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं इसके, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके साइटोक्रोम B और C के दरमियान जब जाते हैं ना तो एक ATP यहाँ पर बनता है, फिर लास्ट पे ATP यहाँ पर बनता है, बाकी सारा फिनोमिना वैसा ही है। सो वी कैन से दैट कि 1 FADH2 जो है बेटा ये हमारे पास 2 ATP बनाता है, वैसे 1.75 मोल होता है बट वी कैन से दैट 2 ATP बना रहा होता है। ओके, यहाँ पर भी बेटे केमियोस्मोसिस का प्रोसेस चलता है। मैंने तीनों को कंपेयर किया है, बैक्टीरिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो आपने लाजमी तौर पर वो वीडियो देखनी है, आपके इसी यूनिट के लास्ट पे है। ठीक है, आपके LMS के ऊपर ही है, वहाँ पर आपको तीनों के कंपैरिजन का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ज़रा कैलकुलेट करते हैं कि ATP कितने हमारे पास भाई यूटिलाइज होते हैं। सपोज प्रोडक्शन की बात करनी है ना, चलो ये हमारे पास आ गए प्रोडक्शन। तो पहला रिएक्शन कौन सा हमारे पास है भाई, पहला रिएक्शन कौन सा होता है? बताओ पहला रिएक्शन कौन सा है? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस है ना। चलो डील करते हैं। हमारे पास बेटे ये जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है जी, सेकंड रिएक्शन कौन सा होता है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये बेटे आपके पास पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन भी, और थर्ड हमारे पास आ जाता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, लास्ट पे हम लोग करेंगे इसको टोटल। चलो इसको भी ज़रा कर लेते हैं। चलो देखो भाई, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ATP प्रोडक्शन कितनी है। ठीक है, और ये जो ATP प्रोडक्शन है इसकी जगह पे बेटे आप ये भी ऐड कर सकते हो सबस्ट्रेट लेवल ATP या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या बेटे हम इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो बताओ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास भाई कितने ATP बनेंगे? 4 ATP बनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर बेटे 4 ATP बनते हैं। लिंक रिएक्शन के अंदर कोई ATP बनता है नहीं। एक क्रेब साइकिल में हमारे पास बेटे एक ATP बनता है, तो हम एक ग्लूकोज को डील कर रहे हैं तो 2 ATP बनेंगे। तो टोटल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP बने? आंसर विल बी 6। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आपके पास ATP बनते हैं, ये ATP प्रोडक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख लो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी है रेस्पिरेटरी चेन के अंदर,
ठीक है। यहाँ पर देखो बेटे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आप लोगों ने कितने एटीपी पढ़े थे, NADH, सॉरी आपने 2 NADH पढ़े थे ना। तो वो 2 NADH जो हैं आपके पास जब इस चेन के अंदर एंटर होते हैं तो 3-3 एटीपी देने चाहिए ना। तो ग्लाइकोलाइसिस से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करते हुए एक एक एटीपी यूटिलाइज होता है। उस यूटिलाइजेशन को हम बाद में देखते हैं, फिलहाल 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एटीपी आ जाएंगे। ठीक है, चलो लिंक रिएक्शन की बात करते हैं। लिंक रिएक्शन में भी आपके पास 2 NADH हैं और बेटे यहां पर भी 6 एटीपी आ जाएंगे। क्रेब साइकिल के अंदर NADH 2 अगर साइकिल चलेंगे तो 6 NADH और बेटे 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 18 एटीपी। ठीक है, 2 FADH2 और बेटे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ATP। ठीक है, अच्छा अब टोटल करते हैं। यहां पर 18 और 4 कितने हो गए, 22, 22 और 6 28, 28 और 6 कितने हो गए बेटे 34। तो ये हमारे पास 34 एटीपी आ गए। ये एटीपी कौन से एटीपी हैं, ऑक्सीडेटिव। और बेटे ये वाले एटीपी कौन से हैं, ये हमारे पास जो 6 हैं सबस्ट्रेट लेवल पे हैं। ओके, चलो अब हम लोग यहां पर एटीपी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि एटीपी यूज्ड कहां कहां हुए हैं। तो इस एटीपी यूटिलाइजेशन को अगर हम लोग डील करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेटे 2 एटीपी यूज हुए हैं। ठीक है, वो याद करो जरा, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें प्रिपरेटरी फेज के अंदर। ठीक है जी, प्रिपरेटरी फेज के अंदर। आगे चलते हैं लिंक रिएक्शन में। क्या लिंक रिएक्शन में आप लोगों ने कोई एटीपी यूटिलाइज किया, नहीं, नो एटीपी यूटिलाइजेशन। क्रेब साइकिल के अंदर भी नहीं। चलो हमारे पास बेटे ये 2 आगे एटीपी यूटिलाइज यहां पर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और इसके ये जो 6 एटीपी है ना, यहां पर भी NADH इसमें यूज होते हुए एंटर होते हुए 2 एटीपी यूज करता है क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होते हुए। तो टोटल हमारे पास 4 एटीपी यूज्ड होंगे। ठीक है, तो पहले इसमें इसका ग्रैंड टोटल निकालते हैं। ये 4 और ये 34। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने एटीपी आएंगे बेटा, टोटल एटीपी आ गए 40। ठीक है, यूज्ड कितने आ गए, यूज्ड आए हमारे पास 4। तो क्या आप नेट एटीपी निकाल सकते हो, नेट क्या होगा, टोटल है 40 माइनस करोगे यूज 4 आ जाएगा बेटे 38। तो ये 38 नहीं, ये हमारे पास आएगा 36। तो 36 एटीपी हैं किसके लिए, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए। और ये यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पायरेशन है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पायरेशन देखेंगे तो उसमें बेटे 38 एटीपी होते हैं फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे एटीपी कैलकुलेशन देखते हैं। एक काम आपने करना है, वो क्या आप लोगों ने बेटे जो हमारे पास ये नज़र आता है ना आपको केमियोस्मोसिस, 3 जगह पर नज़र आएगा। कहाँ कहाँ, एक बेटे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक आपको नज़र आएगा बेटे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक बेटे आपको नज़र आएगा इसमें मीजोजोम्स के अंदर। तो उन तीनों का कंपैरिजन हमारे पास मौजूद है, तो वो आप लोग बेटे उधर से लाजमी तौर पर डील करना। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो ज़रूर बताना, हम उसको दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। तो दैट इज़ समथिंग बेटे जो कि हमारे पास इसमें हम लोगों ने डील किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो बेटे आप पूछ सकते हैं।
फेट ऑफ पायरोवेट इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, बेटे ये तो आपके पास शुरू में हमने पढ़ा ना, ये देखो आपकी स्क्रीन पे भी अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो बाकी यूनिट 3 आपका ये कंप्लीट है। इसको वो लास्ट टॉपिक केमियोस्मोसिस आपने उधर से देखना है बेटे। वो जो शायान मलिक जो NADH हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के थे ना, वो NADH हम लोगों ने, ये देखो ये नीचे वही NADH जो है जब आपके पास रेस्पिरेटरी चेन में एंटर होता है ना तो ATP यूटिलाइज करता है। ठीक है, बिल्कुल बेटे, नुजहत बेटे आप सही कह रही हैं कि जो रेस्पिरेटरी चेन होती है उसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। हाँ हाँ, क्रेब साइकिल में प्रोड्यूस नहीं होते बेटी डॉक्टर गुल, ये इसमें प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, NADH आपके पास क्रेब साइकिल में प्रोड्यूस नहीं हो, सॉरी क्रेब साइकिल में ही प्रोड्यूस होती है। ये 3 NADH जो हम लोगों ने जगह जगह पे बनाए हैं जहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन, ये देखो ना आपकी स्क्रीन पे ये क्रेब साइकिल नज़र आ रहा है, तो ये NADH जहाँ जहाँ डी कार्बोक्सिलेशन करोगे वहाँ वहाँ NADH बनेगा, और लास्ट पे आपके पास मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट पे भी बन रहा होगा। ठीक है, बाकी बेटे आपको अगर कोई क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन सेंड कर देना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके बेटे, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटे।